हेलो गाइस, दिस इज ज्योति यादव। वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो जो आज की जो हमारी वीडियो है वो होगी BLI 229 के ऊपर। BLI 229 ICT इन लाइब्रेरीज। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर। लास्ट ईयर मतलब जून 2019, क्योंकि जो 2020 में एग्जाम हुए हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हुए हैं, तो उससे पहले जो सब्जेक्टिव हुए थे वो थे जून 2019 के। तो इनके जो हम क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या लास्ट ईयर क्वेश्चन, वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जो लोग पहले से हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। जो भी नए हैं हमारे चैनल पे वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ICT इन लाइब्रेरीज। तो जैसे 2 to 4 में हमने ICT के बारे में पढ़ा था, तो वो लाइब्रेरीज में कैसे यूज होता है वो 2 to 9 के अंदर है। ICT इन लाइब्रेरीज। तो जैसे सभी एग्जाम्स में लिखे होते हैं 3 नोट्स, सेम वही है, मैं रिपीट नहीं करूंगी इसमें। 2 to 9 का जो एग्जाम है वो सेम 2 to 4 की तरह ही होता है। 35 मार्क्स के प्रैक्टिकल और 35 मार्क्स का थ्योरी। ठीक है, तो इसमें भी 2 to 4 की तरह 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 होता है उसमें कोई भी 3 क्वेश्चन करने होते हैं, हमें 5 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और जो हमारा सेकंड पार्ट है उसमें 8 क्वेश्चन दिए हुए होते हैं और कोई भी 5 क्वेश्चन करने होते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। पार्ट फर्स्ट में 3 क्वेश्चन करने होते हैं और पार्ट सेकंड में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। So without wasting your time, let's start our video. Part 1 से हम स्टार्ट करते हैं। Part first, answer any 3 questions in about 250 words each. जो हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से कोई भी 3 क्वेश्चन करने हैं और 250 वर्ड्स के अंदर हमें लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्कस द ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन। जो लाइब्रेरी का ऑटोमेशन हुआ है उसके अंदर जो ट्रेंड्स हैं उसको डिस्कस करना है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑलमोस्ट टाइम आया हुआ है, मतलब अगर इस तरह ट्रेंड्स पूछ लिए या फिर शॉर्ट नोट ऑन सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, जैसे इसमें तो पूछा हुआ है डिस्कस द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन। तो इसको वो दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ये भी आया हुआ है दिसंबर 2015 में। ठीक है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंफॉर्मेशन मैशअप्स। ये इस तरीके से भी आया हुआ है। या फिर शॉर्ट नोट ऑन सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर, SOA। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? SOA, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर इन ILS। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी आ सकता है। आंसर इनका सेम होगा, लेकिन जो ये क्वेश्चन लिखने का तरीका है, क्वेश्चन देने का तरीका है, वो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। इसलिए ये मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये इन तरीके से भी आ सकता है। तो इसके आंसर में हम क्या लिखेंगे? इसके अंदर सबसे पहले तो आता है क्लाउड बेस्ड लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ठीक है, लिंक्ड ओपन डेटा, उसके बाद इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस OPAC 2.0, रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट थ्रू यूनिकोड, वेब 2.0। ठीक है, उसके बाद सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर SOA जो बताया था इन ILS, वेब स्केल लाइब्रेरी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैशअप, न्यू कैटलॉगिंग स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेशंस ऑफ डिस्कवरी टूल्स। इसके बाद है डिजिटल मीडिया, उसके बाद कम्युनिकेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज एज आउटरीच प्रोसेस, इंक्रीजिंग यूज ऑफ ओपन सर्विस सॉफ्टवेयर, इमरजेंसी ऑफ ओपन स्टैंडर्ड्स। तो ये सब आप एक बार रीड कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर फर्स्ट से ही है, तो ये एक बार आप रीड कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है और आपको जो खुद की नॉलेज है उसके लिए भी, मतलब फ्यूचर नॉलेज के लिए भी आपके यूज में आने वाले हैं। इस वीडियो को हम लंबा नहीं खींचेंगे, इसीलिए मैं उनको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ पॉइंट्स जो जो आपको उसके अंदर रीड करने हैं या फिर पढ़ने हैं और एग्जाम में लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो कई घंटे की हो जाएगी, तो इसलिए उसको हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जो मेन टॉपिक है वो बता रहे हैं। और अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे, पार्ट 1। डिस्कस जर्नल पैरामीटर्स फॉर इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। आई रिपीट,
डिस्कस जर्नल पैरामीटर्स फॉर इवोल्यूशन ऑफ इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। ये भी हमारे जो चैप्टर फर्स्ट है, मतलब जो हमारी बुक फर्स्ट है, चैप्टर फर्स्ट का मतलब जो हमारी बुक फर्स्ट है उसमें से है। ठीक है, देख लेते हैं इसमें आपको क्या लिखना है। इसके अंदर क्या आएगा, डेटा कन्वर्जेशन एंड बैकअप यूटिलिटी, उसके बाद स्टैंडर्ड्स एप्लीकेशंस, स्टैंडर्ड्स, हार्डवेयर एंड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, है ना, कि कौन सा हार्डवेयर यूज हुआ है, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज हुआ है, या फिर हम कौन सा यूज कर सकते हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, कि हम उसको किस तरह से कितना रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, कितना फीडबैक हमें मिल रहा है, उसकी टेस्टिंग होगी। उसके बाद सर्विस अवेलेबल चेकलिस्ट, जो चेकलिस्ट बनती है कि कौन कौन सी सर्विस और हमारे पास अवेलेबल है और कौन कौन सी हम अवेलेबल कर सकते हैं। उसके अंदर क्या आता है, कोर सर्विसेज, एनहेंस सर्विसेज और वैल्यू एडेड सर्विसेज। 250 वर्ड्स में आपको आंसर है वो लिखना है। तो क्या करेंगे आप, जो पहले मैंने टॉपिक बताए हैं, जो वो मेन पॉइंट आपको बताए, वो मेन पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद उनको अंडरलाइन करेंगे और फिर उनके बारे में लिखेंगे। ठीक है, जो ये मैंने 3-4 इसमें बताए हैं, 5 बताए मैंने आप इसमें, आपके सेकंड जो आपका आंसर है उसमें मैंने 5 पॉइंट बताए हैं। उन 5 पॉइंट के बारे में आप लिखेंगे कि जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग है वो कैसे होती है, सर्विस अवेलेबल है वो कैसे हमने शो करनी होती है, और जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हुआ है, ये सब आप उसमें बताएंगे। तो सिर्फ 250 वर्ड्स में लिखना है, ज्यादा पूरी महाभारत नहीं लिखनी उसके अंदर, जो मेन चीज है सिर्फ आप वो उसके अंदर लिख देना। ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज सीरियल्स कंट्रोल, एन्यूमरेट एक्टिविटीज इन सीरियल्स कंट्रोल। ठीक है, ये भी हमारी बुक फर्स्ट से है। व्हाट इज सीरियल कंट्रोल, एन्यूमरेट एक्टिविटीज इन सीरियल कंट्रोल। तो इसमें देख लेते हैं इसके आंसर में आपको क्या लिखना है। सीरियल्स क्या होता है, जैसे मैगजीन्स होती हैं, जर्नल्स या ईयर बुक्स एनुअली जो पब्लिश होती हैं, या फिर किसी प्रॉपर टाइम ऑफ क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, उसके बाद जो पब्लिश होती है, जैसे ऐसे नहीं होता पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड, इस तरह से किसी सेम टॉपिक की अलग अलग बुक या फिर उनका जो अलग अलग मटेरियल है वो पब्लिश होना, उनको क्या बोलते हैं, सीरियल्स। ठीक है, देखो जैसे उसका टॉपिक सेम है लेकिन उसके पार्ट अलग अलग हैं। देखो जैसे हम मूवीज नहीं देखते हैं, एग्जांपल के लिए हम ले सकते हैं कि मूवीज का पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे नहीं आते आजकल, जो वेब सीरीज वगैरह हैं वो आती हैं, उनका टॉपिक तो सेम होता है लेकिन सीजन अलग होते हैं या फिर उनके पार्ट अलग अलग होते हैं। इसी तरह जो हमारी लाइब्रेरी के अंदर हम सीरियल्स बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि सेम टॉपिक के ऊपर कोई भी मटेरियल पब्लिश होना, मतलब उससे जो रिलेट रखता है सेम टॉपिक पे, चाहे वो अलग लैंग्वेज में हो या फिर कोई बुक, कोई मटेरियल पब्लिश हो रहा है सेम टॉपिक पे, उसका जरूरी नहीं है कि वो एक सेम इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ही पब्लिश हो, वो इरेगुलर होता है। ऐसे कोई रेगुलर नहीं है कि इतने टाइम बाद ही पब्लिश होगी, जो भी पब्लिश होगा लेकिन उसको क्या बोला जाएगा, सीरियल बोला जाएगा। आप ये पढ़ लेना, आपकी बुक फर्स्ट से ही है, ऐसा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है, मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, देखो फिर वही वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट, डिस्कस द वर्क फ्लो ऑफ ऑटोमेटेड सर्कुलेशन। आई रिपीट, डिस्कस द वर्क फ्लो ऑफ ऑटोमेटेड सर्कुलेशन। ठीक है, ये भी आपका बुक फर्स्ट से है, तो आपकी बुक फर्स्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसे अच्छे से पढ़ लेना। मैं इसमें बता देती हूँ जो मेन पॉइंट है आपके। ये वाला क्वेश्चन है, ये जो पहले वाले क्वेश्चन की तरह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी काफी बार आया हुआ है। ये ओपीएसी जो वर्क फ्लो, ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोसेस, ये अथॉरिटी कंट्रोल, ये सब इसी के अंडर में आते हैं। ठीक है, इनमें से आपको कुछ भी पूछ सकता है वो, तो इस क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो देख लो एक बार। फंक्शंस रिक्वायरमेंट फॉर डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग, तो इसके अंदर क्या आता है, अथॉरिटी कंट्रोल, बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जो ओपीएसी हम लोग बोलते हैं ना, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, वो भी इसी के अंडर में आता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड कैटलॉगिंग, रिपोर्ट्स एंड बैकअप रिक्वायरमेंट, हाँ, फिर उसी में आता है वर्क फ्लो ऑफ ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोसेस। ये प्रोसेस हैं,
प्रोसेस के अंदर ये पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो जो हमारी सेकंड जो प्रोसेस है वो है वर्क फ्लो ऑफ ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट प्रोसेस। उसके अंदर आता है बिब्लियोग्राफिकल डेटा एंट्री फॉर कैटलॉगिंग। हाँ, उसके बाद आता है जो हमारा मार्क की जो रीडेबल लैंग्वेज होती है उसके बारे में बताया जाता है इसमें। यूनियन कैटलॉग, कमर्शियल अवेलेबल फाइल्स ऑफ मार्क रिकॉर्ड्स। फिर जो हमारा सर्वर है Z39.50 जो हम सर्वर यूज करते हैं उनके बारे में भी, मतलब ये जो सारी हमारी कोहा वाली जो ये प्रोसेस हैं वो सब इसी के अंडर में आती हैं। तो ये जो सारी प्रोसेस हैं आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। अथॉरिटी डेटा एंट्री फॉर कैटलॉगिंग, हाँ, तो इसके अंदर आते हैं नेम अथॉरिटी कॉर्पोरेटिव प्रोग्राम जो NACO हम बोलते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव अथॉरिटी कॉर्पोरेटिव। उसके बाद हमारा है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अथॉरिटी डेटा सर्विस जो LOC हम करके बोलते हैं ना, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अथॉरिटी डेटा सर्विस। जो ये सर्विस वाली प्रोसेस है ना वो सारी इसी के अंदर आती हैं, कोहा की, OPAC, VIAF जो वर्चुअल इंटरनेशनल अथॉरिटी फाइल्स, ये सब इसी के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। जो मेन पॉइंट है वो मैंने बता दिए हैं। इसके अंदर जो प्रोसेस है 2-3 प्रोसेस हैं, वो 2-3 प्रोसेस आप अच्छे से पढ़ेंगे और जो प्रोसेस के अंदर ये पॉइंट्स हैं उनको भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में जो आप आंसर में लिखेंगे वो उसमें सिर्फ आपको मेन जो लाइन है वो लिखनी है। ऐसे नहीं कि आप पूरा अगर एक पेज पढ़ के जाते हैं तो पूरा पेज नहीं लिखना, उसमें से जो उस पूरे पेज का जो निचोड़ है, जो उसकी मेन समरी है, वो आप उसके अंदर एग्जाम के अंदर लिख के आएंगे, क्योंकि आपको आंसर सिर्फ 250 वर्ड्स के अंदर लिखना है, ठीक है। नाउ वी हैव 5th क्वेश्चन, डिस्कस द फंक्शंस, फीचर्स एंड मेटाडेटा इन डी स्पेस। मेटाडेटा का जो पूरी टॉपिक है वो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या पूछा हुआ है, डिस्कस द फंक्शनल फीचर्स एंड मेटाडेटा इन डी स्पेस। इसके अंदर डी स्पेस के बारे में पूछा हुआ है, जो डी स्पेस का जो मेटाडेटा है उसके बारे में। डी स्पेस का जो सिस्टम है उसके फंक्शंस में आप क्या लिखेंगे, जो फंक्शनल फीचर्स हैं उसमें फुल टेक्स्ट सर्च कि जो हमारा क्या होता है ना, ये डी स्पेस के अंदर जो कुछ पॉइंट बनते हैं जिनको हम जैसे सर्च में हम डालते हैं ना, जैसे हमें कुछ फाइंड करना है, हमें BLI 229 का ही कुछ फाइंड करना है तो हम सर्च बॉक्स में डालते हैं BLI 229, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड हमारे पास जो भी सब्जेक्टिव चीजें हैं, मतलब जो भी मटेरियल है वो हमारे पास एज आउटपुट मिल जाता है, मतलब एज अ रिजल्ट हमें वो मिल जाता है। तो वो उसके अंदर ये क्या है, डी स्पेस का ही एक फंक्शनल फीचर है, मतलब ये फीचर है डी स्पेस का जो कि सर्च करने में, जो टेक्स्ट जो पॉइंट बनते हैं उनको सर्च करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेविगेशन में कि कौन सी फाइल कहाँ है, जो उनके कीवर्ड्स बनते हैं मेटाडेटा में, उसमें हेल्प करता है, ठीक है। सपोर्टेड फाइल टाइप्स जो होते हैं उनमें इनका क्या होता है, डी स्पेस एज अ होस्ट काम करता है, ठीक है। एज अ होस्ट जो डी स्पेस है वो वर्क करता है, तो इसको हम बोलते हैं सपोर्टेड फाइल, कि जो और फाइल है उनको सपोर्ट करने का काम करता है या फिर उनको होस्ट करने का काम करता है, ठीक है। ओपन URL सपोर्ट, तो ये जो URL है उसको भी सपोर्ट करता है, ठीक है। गूगल इंडेक्सिंग में भी हेल्प करता है। तो ये आप एक बार पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं पार्ट सेकंड में। पार्ट फर्स्ट में 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से कोई भी जो आपको अच्छे से आते हैं वो 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। 250 वर्ड्स में आपको उनका आंसर लिखना है। 250 वर्ड्स का मतलब ये नहीं होता कि आप काउंट करके 250 वर्ड्स लिखेंगे, 250 की अप्रोक्स होता है, ठीक है। अब हम पार्ट सेकंड में आते हैं। इसके अंदर हमें 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन 8 में से कोई भी 5 जो आपको अच्छे से आते हैं वो 150 वर्ड्स में आपको लिखने हैं। तो पार्ट सेकंड में क्या होता है, ज्यादातर डेफिनेशन, जो डेफिनेशंस डिफाइन करना जो होता है ना, वो होते हैं। और पार्ट फर्स्ट में जो होता है थोड़ा एक्सप्लेन करने का या डिस्कस करने का होता है। तो जो हमारा सेकंड पार्ट है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है OPAC 2.0। तो जैसे पार्ट फर्स्ट में जो क्वेश्चन आया था उसमें से ही जो पार्ट सेकंड के ऑलमोस्ट क्वेश्चन है वो कवर हो जाते हैं, ठीक है।
तो OPAC 2.0 जो पार्ट फर्स्ट में था उसी का एक पार्ट है ये OPAC 2.0। तो ये इम्पोर्टेंट है, हमेशा आता है, तो ये आप पढ़ के जाएंगे। OPAC क्या है? ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग 2.0। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इंट्रोपरेबिलिटी। ठीक है। इंट्रोपरेबिलिटी क्या होता है? ये किसी फाइल के बारे में या किसी प्रोडक्ट के बारे में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, उसको जो उसकी पूरा मटेरियल है उसको समझता है, उसका इंटरफेस क्या है ये समझता है, और फिर जो हमारे दूसरा प्रोडक्ट है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है कि ये उसके साथ वर्क कर सकता है। जो फर्स्ट प्रोडक्ट है और सेकंड प्रोडक्ट है वो दोनों एक साथ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है, उसका इंटरफेस बताता है कि दोनों प्रोडक्ट मिलके काम कर सकते हैं, फ्यूचर में इनका कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी दोनों को साथ काम करवाने में या दोनों को अटैच करने में। इन सब की जो डिटेल है वो हमें ये देता है। ठीक है। अब हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारा वीडियो कैप्चरिंग। तो वीडियो कैप्चरिंग तो सबको पता है क्या है। आजकल तो स्मार्टफोन होने के बाद हर कोई फोटोज, इमेजेस का और ये वीडियो कैप्चरिंग का ये तो आजकल सबको पता है। तो ये मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ बताने का है, और बाकी आप पढ़ लेना एक बार इस टॉपिक को। ठीक है। अब हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है। क्वेश्चन 4 है वो है हमारा ई ग्रंथालय। ई ग्रंथालय क्या होते हैं ये मैं आपको बता देती हूँ एक बार। ई ग्रंथालय वो एक सॉफ्टवेयर है जो लाइब्रेरी को लाइब्रेरी ऑटोमेशन में हेल्प करता है। ई ग्रंथालय एक सॉफ्टवेयर है जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन में हेल्प करता है। ये डेवलप किया था नेशनल इंफॉर्मेटिव सेंटर, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं। उन सब ने मिलके ई ग्रंथालय का जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया था। ठीक है। इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, जो यूजर सर्विस है वो प्रोवाइड करती हैं। जो क्लाइंट सर्वर मोड है उसमें ये वर्क करती है। ठीक है। जो ई ग्रंथालय है वो जो स्टार्टिंग में उसको डेवलप करने की जो प्रोसेस स्टार्ट हुई थी वो एज अ हाउस प्रोजेक्ट उसको मतलब डेवलप किया गया था। जो कर्नाटका स्टेट है उसकी जो सेंटर की कर्नाटका स्टेट की जो भी उनकी मतलब डेवलप करने वाली जो सोसाइटी थी उन्होंने एज अ हाउस जो प्रोजेक्ट है उसकी तरह इसे बनाया था। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो उनका जो फर्स्ट वर्जन बना था सॉफ्टवेयर का उसे डिजाइन किया गया था पब्लिक लाइब्रेरी इन द स्टेट। ठीक है। उसके बाद वो जो उनका पूरा सिस्टम था वो सॉफ्टवेयर था वो बहुत ज्यादा पसंद आया, तो उसके अंदर और इवोल्यूट करके उसे और जो उसकी कमियां थी उसको दूर करते हुए इसको एज अ नेशनल लेवल पे इसको बनाया गया। ठीक है। ई ग्रंथालय को। उसके बाद है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, पार्ट सेकंड, क्वेश्चन नंबर 5, इंफॉर्मेशन मैशअप। तो जो हमारा पार्ट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन था उसके अंदर भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, इंफॉर्मेशन मैशअप के बारे में। तो ये उसी का एक पार्ट है। ठीक है। तो आप वो पढ़ लेंगे। मेरे बोलने का ये मतलब अगर आप पार्ट फर्स्ट को अच्छे से कर जाते हैं ना तो पार्ट सेकंड आपका अपने आप हो जाएगा। तो पार्ट फर्स्ट के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छे से कर लीजिए। ऐसा नहीं कि 5 में से 3 ही करने हैं, आप 5 के 5 क्वेश्चन पढ़ के जाइए घर से। ठीक है। क्योंकि अगर आप 5 क्वेश्चन कर लेते हैं तो पार्ट सेकंड आपको करने की जरूरत नहीं है, पार्ट सेकंड आप अपने आप ही लिख देंगे। पार्ट सेकंड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पार्ट फर्स्ट के ही पार्ट होते हैं। ठीक है। तो आप वहां से कर देंगे। इंफॉर्मेशन मैशअप है वो पार्ट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, उसी में से है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, एवरग्रीन ILS ये काफी बार आ चुका है हमारे क्वेश्चंस में। तो ILS की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। तो जो ये हमारा एवरग्रीन प्रोजेक्ट था वो डेवलप किया गया था ओपन सोर्स ILS के लिए। ठीक है। यूज्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 1800 लाइब्रेरीज अराउंड द वर्ल्ड। जो ये उस टाइम ये डेवलप किया गया था तो 1800 लाइब्रेरीज पूरे वर्ल्ड के अंदर उसे यूज कर रही थी।
तो जो ये वाला है हमारा एवरग्रीन ILS वाला जो टॉपिक है, ये भी हमारा बुक नंबर 1 से है। तो आपकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है वो बुक नंबर 1 ही है, ठीक है। उसे आप अच्छे से कर जाएंगे तो आपका पूरा एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। नाउ वी हैव 7th क्वेश्चन, पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 7, लैम्प कंपोनेंट्स, LAMP, लैम्प कंपोनेंट्स। तो लैम्प के जो कंपोनेंट्स हैं LAMP, उसके जो कंपोनेंट्स है वो मैं बता देती हूँ। पहला जो है वो है एपे वेब सर्वर, उसके बाद है MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, पर्ल प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, PERL जो पर्ल बोला जाता है, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। उसके बाद है PHP प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। ये इसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये भी चैप्टर 1 से हैं, आप पढ़ सकते हैं इनको। ये जो आपका लैम्प है LAMP, इसी का एग्जाम्पल है कोहा भी, ठीक है। तो आप ये इसको रीड कर लेना, अच्छे से एक बार पढ़ लेना। नाउ वी आर ऑन लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 इस वीडियो का, और इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है एनहेंस्ड फीचर्स इन कोहा। देखो कोहा जो है वो इसका मेन, जो हम बोल सकते हैं रीढ़ की हड्डी है 2 to 9 की, जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन है उसका जो मेन वो है वो कोहा ही है, ठीक है। तो ये तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है। तो क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, एनहेंस्ड फीचर्स इन कोहा। कोहा है वो एक ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है ना। ये तो आपने आप 2 to 9 का एग्जाम देने जा रहे हो तो कोहा के बारे में तो आपको पक्का से पता ही होगा, है ना। तो कोहा है वो एक ओपन सोर्स इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज किया जाता है लाइब्रेरीज के अंदर, ठीक है। ये क्रिएट हुआ था 1999 में। जो कोहा है वो उसका जो वेब है वो बेस्ड है ILS पे। कोहा इज वेब बेस्ड ILS, ठीक है। जो इसका डेटाबेस है वो है SQL। तो इसके अंदर जो हमें फीचर्स मिलते हैं, फैसिलिटीज मिलती हैं, वो टैगिंग की, कमेंट करने की, सोशल शेयरिंग की, ये सब जो हमें फैसिलिटी हैं वो कोहा के अंदर मिलती हैं। यूनियन कैटलॉग फैसिलिटी मिलती है, ठीक है। तो ये आप पढ़ के ही जाएंगे क्योंकि ये तो मेन ही पॉइंट है, जो रिपोर्टिंग की, रीडिंग लिस्ट फॉर मेंबर्स, सीरियल सिस्टम ऑफ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर, ये सब इसी के अंदर आता है। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही है। जिन्होंने वीडियो लास्ट तक देखी है उनके लिए कुछ तो बोनस पॉइंट होना चाहिए ना। तो उनका बोनस पॉइंट ये है, उनके लिए टिप ये है कि आप अगर BLI पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप क्या करें कि आप लास्ट ईयर के जो भी जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं एक बार आप वो देख लीजिए, क्योंकि जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन है BLI में वो एज इट इज आते हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं। तो आप लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर भी अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप 80+ आराम से ले सकते हैं, क्योंकि वही कुछ टॉपिक्स हैं, वही लिमिटेड कुछ टॉपिक्स हैं जो हर बार रिपीट होते रहते हैं। हर एग्जाम में वो क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते रहते हैं। हाँ, वो हो सकता है कि क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो अलग हो सकती है ना, मतलब घुमा फिरा के दे दिया, लेकिन आंसर है वो वही होना है। तो मेरा मानना ये है कि आप जो बुक को पढ़ना स्टार्ट करें उससे पहले आप एक बार जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो देख लीजिए कि किस तरीके से आपके जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं, और उसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई है, जो आपकी स्टडी है, वो आप स्टार्ट करें। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन को दबा दीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप रीडिंग, कीप वॉचिंग। बाय बाय।